ठीक है ना। इसके पहली वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि आप 15 डेज़ में कैसे पढ़ें, ठीक है। और इस वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने सैम्पल पेपर। जो सैम्पल पेपर अभी तक हुए हैं, अभी प्री बोर्ड वाला जो पेपर एक हुआ था एक, तो वो डिस्कस करना है हम लोगों को। सो लेट्स डिस्कस प्री बोर्ड पेपर। सो लेट्स चेक करते हैं कि हमने पेपर अपलोड किया था। हाँ, सब कुछ है हमारे पास। ओके, सो दिस इज सम अपडेट about the next upcoming pre-board of math, science and SST. Okay, no issue. Let's come to some question that we are going to discuss. Okay, so these are the schedule that you already go through. Okay, day 1 and day 2. So day 1 will be start from 4th of Feb. So today is 3rd Feb. Day 2 भी 5th Feb. तो कल से मतलब ये फॉलो होगा। आज तो 3rd Feb है। फिर 6, 7 एंड सो ऑन। सो यू हैव अ 15 डेज प्लान दैट इज ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन क्लास ऑल्सो। नाउ मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया अपने ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए बच्चा, ठीक है। एंड आफ्टर 11th Feb, after 11th Feb you again restart. So 12th Feb to 20th Feb. So again you have 8 days. You have 8 days in which you are able to again restart your weakest chapter first and so on you will do it. Okay, no problem. ओके, एक काम और करना आपको, जो वर्कबुक सीरीज चल रही है बच्चों, अभी तक मैंने काफ़ी चैप्टर्स के वर्कबुक करा दी हैं, वो मस्ट अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। सो वर्कबुक इज़ मस्ट फॉर यू सो दैट द राइटिंग स्किल शुड बी इम्प्रूव एंड द जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हो सकती है, जो मार्क्स आपके कट जाते हैं, वो आपके वर्कबुक से इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट एक काम करेंगे हम लोग, लेट्स डिस्कस। एक काम करते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया है कि जो कि मैक्सिमम बच्चों के गलत हुए, जो बहुत इजी वाले थे, जो सबके सही हो रहे थे, वो उसको हमने पिक नहीं किया है। सो जो हाईली मिस्टेक्स हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सोर्स देखिए क्या है, कहाँ से आया है क्वेश्चन। ये आया है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, सो ये केमिकल रिएक्शन से चैप्टर आया है, जिसमें ये एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व एंड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड is added to solution of lead nitrate that is PbNO3 का ट्वाइस। यहाँ पर आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, आयोडीन की वैलेंसी -1 होती है, लेड यानी Pb की वैलेंसी +2 होती है, NO3 इज अ पॉलीएटॉमिक दैट इज -1 वैलेंसी added to lead nitrate. Name the reaction. The reaction is double displacement. Name is double displacement reaction. अब इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज PbI2 + KNO3, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, सेकेंड, this is a double displacement reaction. Double displacement reaction. अब यहीं से आपको पता होना चाहिए what do you mean by double displacement reaction. So in a chemical reaction the exchange of
exchange of ion take place, ions take place। याद रखना है यहाँ पे कोई रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, बस एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जैसे A and B where A is positive B is negative, X and Y where X is positive Y is negative, तो A Y के साथ कनेक्ट हो जाएगा, A Y प्रोडक्ट बनेगा और B X के साथ कनेक्ट हो जाएगा, X B बनेगा। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और पार्ट में देखें तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट, तो टाइप्स लिखना है। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन है? क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था कि Mg इज मोर रिएक्टिव देन Cu, कॉपर। इसको याद करने के लिए आपने सीक्वेंस किया था, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। दिस वे द यू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। उसके हिसाब से आप देखिए Mg इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन, कार्बन कंपाउंड से रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या बर्निंग ऑफ फ्यूल, कंबशन रिएक्शन। एंड D इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हो सकता है कि रिपीटेड फिर से आपके पेपर में हो। देयर इज अ हाई चांस कि दैट दिस question is exactly repeated in your question. This is a 2 mark question of our pre-board question. I hope it is clear. Fair enough. Let's come to the next question. Okay, question this. इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला है, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी वी नीड एनर्जी, जस्टिफाई एंड गिव द रीजन। जैसे आप सो रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप रेस्ट कर रहे हो, तो क्या आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं जो कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, लाइक हार्ट बीट, लंग्स और भी बहुत सी चीज़ें जो आपके बॉडी के अंदर काम कर रही है, जिसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है, तो वो आप यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। ओके, again this is from NCERT question number 24. Draw the neat diagram to show the refraction of light through the glass prism and label the angle of incident and angle of deviation. Very easy question, highly exact। मैंने आपको पहले बताया था कि NCERT की ये वाली एक्टिविटी प्रिज्म वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ड्रॉ द प्रिज्म, ओके, जस्ट ड्रॉ द प्रिज्म। टेक दिस प्रिज्म, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आप एक नॉर्मल बनाएंगे, ड्रॉ द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये 90 डिग्री होगा। आफ्टर दैट इट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। आपको ये दिखाना पड़ेगा, मैं कॉपी चेक कर, बच्चों ने पैरेलल बना दिया था, आपको ये दिखाना है कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बिकॉज light is going from rare medium to denser medium, so light is bending toward the normal, light is bending toward the normal. This is refracted ray, so always show refracted ray bending toward the normal, normal की तरफ bend होता हुआ, normal की तरफ bend होता हुआ आपको दिखाना होगा। बात समझिएगा, बहुत बच्चों ने पैरेलल बना दिया था, वो गलत है। देन दिस इज द, आप पॉइंट्स बनाइएगा, मान लीजिए लेट से पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, जहां से निकलेगा। फिर यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा एट अ 90 डिग्री, आपको अगेन एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा एट अ 90 डिग्री, एट अ 90 डिग्री।
ये रहा आपका अगेन नॉर्मल 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री नॉर्मल, एंड द emergent ray go from away from normal and toward the base, this is emergent ray, दिस इज 90 डिग्री, आपको दिखा भी देना होगा। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब आप ये बताइए, केवल इतना अगर अच्छे से बनाते हैं यू विल गेट 2 मार्क्स, बट बच्चे इसको बहुत ही रफली और कैजुअल लेते हैं और रफली बना देते हैं, फिर कहते हैं सर मार्क्स क्यों कट गए, मेरे को 1 नंबर क्यों मिला। आप ये देखो ना, केवल डायग्राम बनाने का आपको 2 नंबर कोई दे रहा है, तो टीचर एक्सपेक्ट तो करेगा ना बेटा कि डायग्राम आपके अच्छे बनने चाहिए। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये आपको लेबलिंग करके दिखानी होगी। आपको फ्री के मार्क्स कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बात समझाना और समझाना तो मतलब बोलना तो बहुत आसान है, बट बच्चे नहीं समझते हैं। फिर कहते हैं सर मैंने तो सारा पेपर किया था फिर भी आई गॉट 65 मार्क्स 66 मार्क्स। बच्चों जिनके भी 65 और 66 आ रहे हैं, ट्रस्ट में आप में इतना पोटेंशियल है कि आप 90 मतलब 75 76 अचीव कर सकते हो। आपकी लापरवाहियों की वजह से आप 10 नंबर खो के आते हो, टीचर को दे के आते हो सीबीएसई को, ठीक है ना। आज समय है, पढ़ लो, आपके बाद 10th रिपीट करने को नहीं मिलेगा, आपके मार्कशीट में जो नंबर छप जाएगा इट विल कैरी फॉरवर्ड फॉर योर लाइफ। और अपने लिए पढ़ो, ठीक है, कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अच्छा लगना चाहिए आपकी मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड देख के आपको। और पार्ट देखिए, वाई डू वी ऑब्जर्व 7 कलर व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, विच कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट डेविएट द लीस्ट। बहुत अच्छा मैंने आपको सिखाया भी था, ये विबग्योर याद रखना है। अच्छा प्रॉपर्टी की बात करें तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, एक तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जरूर कोट करोगे, प्लीज नोट करके लिख लो। पता नहीं बच्चे इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, कोट वेवलेंथ कॉन्सेप्ट, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपको कोट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर। कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ white light into different 7 कलर। इस 7 कलर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों। कौन सा लीस्ट डेविएट करेगा बच्चों, तो आपको याद है विबग्योर। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम वॉयलेट की होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी सबसे कम होगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा इसका और मैक्सिमम होगा इसका। क्या मैंने ये चीज आप लोग को बताई है, प्लीज बताइए। आपको ये बात बताई गई होगी ना, समझिएगा इस बात को, ये बातें आपको मैंने बताई है, ठीक है, कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है। इसीलिए डेंजर सिग्नल बनाना है अगर, तो हम रेड लाइट यूज़ करते हैं क्योंकि वो लीस्ट डेविएट होती है और लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करती है। विबग्योर में वॉयलेट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, ओके, दिस इज मिनिमम, वेवलेंथ इज मिनिमम। भाई साहब ह्यूमन आई में जब भी आप इस स्कैटरिंग का आंसर लिखिए, चाहे डिस्पर्सन का आंसर लिखिए, आपको वेवलेंथ वर्ड यूज करके अंडरलाइन कर देना है। राइट वेवलेंथ, अंडरलाइन इट। ये टीचर को लगना चाहिए ना कि बच्चे ने कुछ अच्छा एफर्ट किया, अच्छी जगह पढ़ा है, अच्छे नोट से पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि एक टॉपर की कॉपी में और आपकी एवरेज कॉपी में अंतर क्या रह गया, ठीक है। अगर आपको मॉडल आंसर देखना है तो आप हमें पिंग करें, कमेंट में लिखें और मैं अटैच भी कर दूंगा। आप देखिए कि क्या एक टॉपर किस तरह से अपनी कॉपी को लिखता है, क्या आंसर होना चाहिए एक मॉडल आंसर में। आई होप इट इज क्लियर, दैट इज 24 नंबर क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जो कि बच्चों के मेजॉरिटियों के गलत थे, ज़्यादा बच्चों के जो क्वेश्चन गलत थे, ठीक है।
बाकी मैक्सिमम जो सही थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना नहीं समझा, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, और मैंने ऑलरेडी आपको सोल्यूशन सीट दे दिया बच्चों, है ना। ट्रस्ट मी, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, 15 दिन है, जग जाओ, दुनिया बदल सकती है। विश्वास मानो 15 दिन में दुनिया बदली गई है, लोगों ने बदला है, लोगों ने पढ़ा है, मेरे ही बच्चों ने पढ़ा है, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट रहे उन्होंने ये किया है, आप भी कर सकते हो। निराश नहीं होना है, होप नहीं छोड़ना है। और पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों के साथ बैठो और बात करो। इस समय बच्चों के अंदर स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, वो गिव अप एटीट्यूड रखते हैं, नहीं करना है, मैं नहीं करना है, इस वाले मोड में जाते हैं। तो जस्ट प्लीज़ सिट एंड उनसे कुछ बातें करिए आप पॉजिटिव। एनीवे, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट डू यू मीन बाई डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। मैंने आपको बता दिया, डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मैक्सिमाइज द एनर्जी। साथ ही साथ हमें बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, तो हमें डबल सर्कुलेशन करने की आवश्यकता पड़ी हुई। और ये आपके PYBQ से और स्पायरल से क्वेश्चन है। स्टोमेटा, अगेन फ्रॉम योर स्पायरल जाकर देखिए, स्टोमेटा का डायग्राम दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा भी लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन है। एक सेकेंड, नो वन इज हियर। एनीवे, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। देखिए डायग्राम बनाने के आपको कितने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो केवल डायग्राम बना के आप इजिली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वही है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, लापरवाही उनके अंदर भर भर के भरा हुआ है। अब आपको डायग्राम बनाना है ग्लास स्लैब का, ठीक है। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, ओके। अब आप क्या करेंगे, मान लेट्स से दिस इज योर ग्लास स्लैब, ABCD। लेट्स टेक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बनाते हैं हम लोग। लेट्स टेक इंसिडेंट रे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंसिडेंट रे। मैं पूरा ही बना देता हूँ क्योंकि हमें इसको फिर यूज करेंगे। ओके, दिस इज नॉट इरेजेबल, नो प्रॉब्लम। एनीवे, लेट्स टेक दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बना लीजिए आप। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, अगेन आप नॉर्मल बना लीजिए। और ये आपकी इमर्जेंट रे, गो अवे फ्रॉम द, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। बस आपको डायग्राम बनाने के नंबर मिल रहे हैं। फिर कह रहा है गिव अ फॉर्मूला टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है इन द, तो स्नेल्स लॉ बता दीजिए आप, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आई। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं ये लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए आखिरी वाला कि सर क्या पूछा हुआ है। अब यू विल गेट इजिली 3 मार्क्स, ठीक है। और एक और चीज छूट गया, दैट इज दिस वन, और इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। छोटी से छोटी चीजें भी ध्यान देनी है, ओके। दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 30th, वेरी इजी क्वेश्चन, यू इजिली गेट अ 3 मार्क्स। यहाँ पे भी 3 नंबर मिल जाएगा। ये तो क्वेश्चन अगर आप स्पायरल आप हमारा अगर पढ़ रहे हैं तो स्पायरल प्लस P/BQ का जो आपको सेट दिया गया उसी में से क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आपके NCERT से क्वेश्चन है। आप देखिए पेपर में कितना आसान आता है, बट बस कहते हैं ना वो लापरवाही, पढ़ना नहीं चाहते हैं। और इस समय जो मेन समस्या है बच्चों के साथ, जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल एकदम गिव अप वाले एटीट्यूड पे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हम उनकी बात माने तो फिर तो हो चुका। आपको पुश करना है, पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी चीज़ें और अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द 3 फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड। तो सबसे पहले तो आप बताइए सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड, अब माना कि ये 3 मार्क्स में से, वैसे सोलेनॉइड को बनाने के लिए सर्किट पूछा भी सेकंड वाले पार्ट में, तो टेक अ सॉफ्ट आयरन बार, ठीक है, टेक अ सॉफ्ट आयरन बार, टेक अ सॉफ्ट आयरन बार, टेक अ सॉफ्ट आयरन बार,
इस सॉफ्ट आयरन बार पे आप क्या करेंगे, कॉपर वायर रोटेट करेंगे, देन कनेक्ट विथ योर बैटरी एंड सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज नॉर्थ पोल, नेगेटिव वाला नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल मैंने आपको सिखाया है। देन शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्ड इन साउथ पोल। Magnetic field line originate from north pole and entered in south pole. Clearly you can show this like, and never show the line intersect, ठीक है, लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाना है आपको। और inside the solenoid the magnetic field line is parallel to each other, uniform and parallel. This is the diagram of solenoid. अगर आप सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उसके क्या क्या फैक्टर्स लिखवाए गए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस, मतलब यहां से करंट आप बढ़ा दीजिए। सेकंड, magnetic field directly proportional to number of turns, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइलिंग के उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा, नेचर ऑफ योर कॉइल, तो ये सॉफ्ट आयरन का वैसे है, इस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ योर कॉइल। अगेन यू कैन इजिली गेट 3 मार्क्स, अगर आप बहुत प्यार से इसको पढ़े हैं तो यू कैन गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्पाइरल प्लस P/BQ। मैंने आपको कहते हैं ना वो रामबाण दे दिया है, एक तरह से पेपर आउट कर दिया सीबीएसई का मैंने। स्पाइरल P/BQ कर लो, आपके वैसे ही बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। केवल 2 चीज़ अगर आप अच्छे से कर लो, P/BQ और स्पाइरल, तो वैसे ही आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो आपके लिए तो एकदम पेपर आउट एक तरह से देखा जाए तो। फिर भी आप यू आर वरीड और इधर उधर भाग रहे हो। अगला बंदा आपको बता रहा है ना, आई एम फ्रॉम टीचिंग सिंस 12 ईयर, 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज 2024, 14 साल हो गया पढ़ाते हुए। सो इस 14 ईयर में जो टीचिंग मैंने 12 साल 13 साल पढ़ा है, उसमें न जाने कितने टॉपर्स को मैंने पढ़ा दिए हैं। आई नो द विच एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, विच पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, सब कुछ आपको बताया जा रहा है, विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू बिकम ओवर स्मार्ट, कि हम तो सुन लेंगे, हमें याद रहेगा, हम तो कर लेंगे, तो कर लो। द थिंग इज इट इज नॉट पॉसिबल जो आप सोच रहे हो, जैसा आप पढ़ना चाह रहे हो। टीचर जैसे पढ़ा रहा है उसकी बात को मानो, उसके कंटेंट को पढ़ो। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं वो टॉपर ही बने, ज़्यादा टॉपर बने, ज़्यादा से ज़्यादा हम हर बच्चे को टॉपर बना के, क्योंकि इसमें हमारी ही, अगर आप टॉप करते तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, हमें उतनी ही खुशी मिलती है जितना आपके पेरेंट्स को मिलती है, आपसे पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी मिलती है। बट एनीवे, नहीं समझोगे आप लोग। एंड लेट्स, ये तो हो गया सोलेनॉइड का, था कट, सॉरी, दिस इज नेक्स्ट। ओके, इसमें फिगर इज नॉट शोइंग, सो इथेनॉक्साइड, अच्छा वो है, इथेनोइक है, इथेनोइक एसिड है, और उसके बाद आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कार्बन से है क्वेश्चन, और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझिएगा। आपको रिएक्शन करना है, और इसमें आप बहुत ध्यान देखो, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने घुमा दिया है बच्चों को। बच्चों को कैसे घुमाया देखिए, बताता हूँ कैसे घुमाया इन्होंने। एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इफ यू, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है और नहीं समझा है तो समझिएगा इस बात को। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब के साथ एक और टेस्ट ट्यूब जुड़ा हुआ है यू शेप का, और उसमें भी कुछ लिक्विड है।
मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ डायग्राम अपने हिसाब से, ताकि ये समझाना आसान हो मेरे लिए। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरह से सेटअप दिया है। कितना अच्छा क्वेश्चन, आप अगर समझ पाए तो। इसमें नीचे रखा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर इसके बाद है एक सब्सटेंस इथेनोइक एसिड, पूरी केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे यूज हो जाएगी, इथेनोइक एसिड, और इस वाले में भरा हुआ है आपका लाइम वाटर, ठीक है, इस वाले में आपका क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर। देखिए कितना बेहतरीन, परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। और ट्रस्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है, अब बच्चे को केमिस्ट्री की समझ नहीं है तो वो तो नंबर छोड़ के ही आना है, इसको लिख लो। वेरी गुड क्वेश्चन। पर्सनली मैं ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि इसमें बच्चे का पूरा नॉलेज टेस्ट हो जाता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा बच्चे देख पाए, ज़्यादा बच्चे देख पाए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। somehow I don't know it is showing or not. Now it is good. पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपका इसका रिएक्शन कराना, दैट इज रिएक्शन कराना आपका NaHCO3 का इथेनोइक एसिड के साथ। तो पहले तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOOH। दिस इज लिटरली, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो, क्योंकि इसमें बच्चे की समझ, उसने चैप्टर को समझा है कि रटा है, ये समझ आता है। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, यू लाइक रट रहे हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं खराब है, बट यू लाइक से मिलेगा कितने मार्क्स, 50%। 50% तो यू लाइक से रट के आ जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कहां से लाओगे, वो तो यू लाइक में दिया नहीं है, या कोई समझाने वाला चाहिए टीचर आपको। ये तो कोई नहीं समझाएगा, ये आंटियां नहीं समझाएंगी। ये जो ट्यूशन वाली आंटियां हैं ना, इनके बस का नहीं है कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना, पढ़ाई नहीं उन्होंने। गो एंड आस्क द क्वालिफिकेशन ऑफ देम, उनके क्वालिफिकेशन पूछिए आप, क्या पढ़ा उन्होंने, क्या पढ़ाई किया उन्होंने। 10-10 बच्चों का बैच लेके भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का। एनीवे लेट्स लीव इट, मेरे को क्या करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब बताना क्या सॉल्ट बनेगा, आंटियों से पूछ के। CO2 गैस बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट ये CO2 गैस, और वाटर बनेगा। सॉल्ट का नाम बताना अगर उन आंटियों को आता है तो। यहां से CO2 गैस प्रोड्यूस होगा और ये यहां पे जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर। तो CO2 गैस will react with your lime water, calcium hydroxide, and form yellow precipitate, calcium carbonate, NH2O, सॉरी white precipitate। क्या कर रहा हूँ मैं, अब आंटियों को पढ़ाने दो यार, क्या करना है। ऐसी आंटियां ही पढ़ाएंगी और ऐसे ही पेरेंट्स भी हैं, हम तो समझा नहीं सकते। रेस्ट वी डू आवर बेस्ट, बाकी समय के साथ समझ आ जाएगा। जब बर्बाद हो जाएगा 10th 9th, फिर वो 11th में ह्यूमैनिटीज़ लेंगे, कॉमर्स लेंगे, क्योंकि साइंस पढ़ने की तो हिम्मत नहीं रह जाएगी उनकी। सही बात तो ये है, क्योंकि फाउंडेशन तो ख़राब रखा है, फोबिया भर रखा है बच्चों के अंदर मैथ और साइंस से। आई एम फेड अप विद दिस आंटी कल्चर। एनीवे, अब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट और सेटअप। ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना बोर्ड में, मुंह बन जाएगा आप लोग का वहाँ पे। मेरे तो जो पढ़ाए हुए बच्चे उनका नहीं बनेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 11 ईयर। जब से पैटर्न चेंज हुआ तब से ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। केस स्टडी तो बहुत बाद में, हम बहुत पहले से करा रहे हैं केस स्टडी। एनीवे, तो आप हाइड्रोसाइड में बी टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज होगा, तो बी टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए एंड बी, दैट इज रिएक्शन फॉर ए, ये लिख देंगे, रिएक्शन फॉर बी ये लिख देंगे। इफ इथेनॉल इज इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड वुड बी ऑब्जर्व सेम। अगर हम इथेनॉल ले ले तो हाँ सॉल्ट यहाँ बनेगा, बट CO2 विल नॉट रिलीज। अब बताइएगा हाउ कैन यू प्रिपेयर लाइम वाटर इन अ लेबोरेटरी, बहुत आसान है, चूना ले लो, पानी मिला दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 यू इजिली कैन डू इट। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. इसको करने की कोशिश करें. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मैं इसको वो कर लेता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ सो दैट आप पढ़ लें. यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि ये फिर ब्लर हो जाएगा. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4. एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, इसको आपने हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4. concentrated H2SO4 compound B form. compound B form. 1 mole of hydrogen is presence of a nickel, it give compound C. जब हम इसका हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा रहे हैं तो कंपाउंड सी मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल. ये निकिल आपके लिए कीवर्ड है. दिस इज, ये आपको हेल्प करेगा. ये निकिल इस क्वेश्चन को डिकोड करने में. निकिल कैटलिस्ट कहाँ यूज करते हैं, कौन से रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन में, बताइएगा आप हमें कमेंट में. देखते हैं कि भाई बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अटेंटिव है कि नहीं, तो मेंशन इन कमेंट ऑल्सो. ओके, पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं. सी तक पहले पता तो कर ले सी क्या चीज़ है. तो देखिए भाई, ये है आपका इथेनॉल C2H5OH, ठीक है. ये है इथीन C डबल बॉन्ड C, ठीक है. इसके साथ 2 आएगा. ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, दैट इज सिंगल बॉन्ड 3 1 4. एक हाइड्रोजन यहाँ के लग जाएगा, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही पहले से. दिस इज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, आपको मैंने पढ़ाया है. तो नाउ क्लियरली इट इज विजिबल A B C. यू हैव इथेनॉल, इथेनॉल, that is A is ethanol, B is ethene, and C is ethane. I hope it is clear now. Okay, आगे पढ़िए भाई. अच्छा, C को आपने जलाया, ठीक है. नाउ कंबशन रिएक्शन. इथेन इज अ गुड फ्यूल. ओके, इथेन इज अ गुड फ्यूल. C2 2 to 4 6. C2H6 इज योर केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन. एल्केन के इसको हम जलाएंगे, कंबशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म वाटर एंड लॉट्स ऑफ हीट बिकॉज इट इज अ क्लीन फ्यूल. बस हो गया सर. दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है कार्बन कंपाउंड से है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, वहां से क्वेश्चन है ये. मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो. 9 तारीख को जो प्री बोर्ड है ना, आई विल गिव एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर पेपर. सो फिर आप मुझसे कंप्लेन मत करना, ठीक है. सो 9th का प्री बोर्ड सभी के लिए ओपन है भाई. एक बार आके आप प्री बोर्ड दे के तो देखो, यू विल फील द डिफरेंस ऑफ कि आप देखो. हमारे बच्चे तो आ ही रहे हैं, वो तो एक्सेल कर ही रहे हैं. बाकी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, जिन आंटियों से भी पढ़ रहे हैं, आप आइए, हमारा पेपर दीजिए और फिर आपको हीट ऑफ द कंपटीशन फील होगा कि लिटरली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग. देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस, ठीक है. ओके, हम यहाँ पर रोकते हैं बिकॉज वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं. अगेन सेकंड पार्ट में आप देखिएगा यहाँ पे. ऑल द बेस्ट.